पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजल रहमान बहुत गर्म है, वो कह रहे हैं नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफों को टटोले। कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे? अब मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन एक बार फिर अपनी बरतरी बरकरार रखने में नाकाम हुई है। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी समेत अपोजिशन सेनेटर्स की गैर हाजिरी और गैर संजीदगी की वजह से गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। सेनेट में बिल की मंजूरी पर वफाकी वज़रा ने यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी का बाकायदा शुक्रिया अदा किया है। शाह कुरैशी साहब ने यह दावा किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी सरकारी वोटों से अपोजिशन लीडर बने, उन्होंने गवर्नमेंट का साथ देकर अपना बदला चुका दिया है। शेख रशीद साहब ने भी एक इंकशाफ किया, उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन के 14 से 15 लोग हैं जो अंदर से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी और गवर्नमेंट की मदद के इल्ज़ाम में यूसुफ रज़ा गिलानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज वो सेनेट इजलास में जब पहुंचे, गैर हाजिरी की उन्होंने वजाहत भी पेश की। चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने बताया कि इस माहौल में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता, पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आबिद साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी पर सहूलतकारी का जो इल्ज़ाम है वो कितना दुरुस्त है? क्या आपको लगता है कि इतने अहम मौके पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी की गैर हाज़िरी महज इत्तफाक समझी जाए या फिर उन्होंने वाकई गवर्नमेंट का साथ दिया जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, शाह कुरैशी साहब कह रहे हैं? नहीं, इल्ज़ाम की क्या बात है। सहूलतकारी तो पीडीएम से निकलने के साथ ही शुरू हो गई थी। हम तो बार बार कह रहे थे कि हर मौके पे पीपल्स पार्टी ने अपनी ड्यूटी पे करनी है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को बचाने के लिए जो तय होया वो यही था। और ठीक है, गिलानी साहब कुछ अरसा डिठाई में रहे, वो ताने सुनते रहे कि जी जो सेनेटर थे बाप पार्टी के और मुख्तलिफ जो हुकूमत के साथ थे उन्होंने उनके साइन लेके आपने एक दिन अचानक नून लीग को सरप्राइज़ दिया और अपोजिशन लीडर बन गए। तो लड़ाई झगड़े सारे हुए, लेकिन फिर दोबारा एक ही उस पर आ गए कि ज़ाहिर है जब लितर हर तरफ से एक ही जैसा पड़ रहा है। अब आप देखें ना, गिलानी साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी अपने कितने पुराने कर्जे चुका रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। शाह महमूद उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टरशिप के आसिफ अली जरदारी के साथ भी उम्मीदवार थे, फिर ये वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उससे भी छोड़ गए। तो गुस्सा और गम तो उनको मौजूद है दोनों का वहाँ पे कि दोनों मखदूम हैं मुल्तान के और दोनों की अपनी अपनी गद्दियाँ हैं, दोनों के अपने अपने उसमें मसाले आते हैं, वसूल करते हैं ना वो हाथ ऐसे रख के और शुक्रिया अदा करा के 5 लाख की गड्डी है कौन सी है। तो मखदूमों को तो यूँ ही नजराना मिलता है ना, तो वो खर्चा भी काउंट नहीं होता और बड़ा वाइट मनी आ रही होती है। तो ये लड़ाई तो इनकी पुरानी है और उसको उसमें वो तरह मिसरा जो कहते हैं ना, वो चौधरी बार बार लगा रहे हैं कि जी बड़ी मेहरबानी गिलानी साहब ने हमें वोट दिए। ज़ाहिर है ताकि वो चाह रहे हैं कि अंदर लड़ाई भी हो और मज़ा भी ले रहे हैं कि जो आखिरी बड़ा काम था वो फ़िलहाल उनका निकल गया है कि आईएमएफ से जो पैसे मिल जाएं, फिर आईएमएफ क्लियर होता है तो चाइना भी क्लियर कर देगा, क्योंकि ये सारे कर्जे इसी बुनियाद पे हैं कि जी आईएमएफ का सर्टिफिकेट है तो आप दुनिया भर से बाकी कर्जे भी ले लेते हैं। जैसे सऊदी अरब ने कहा हुआ है बड़ा क्लैरिटी से कि जिस दिन आप डिफ़ॉल्ट कर रहे होंगे आपने ये $3 अरब हमें वापस कर देने हैं। तो अब आप चाइना से भी $3 अरब लेने जा रहे हैं, आप वेस्ट एशियन स्टेट से भी 1 अरब ले रहे हैं, आप रशिया से भी मांग रहे हैं। तो ये सारे तभी मिलेंगे ना जब आपके पास आईएमएफ की स्टैंप मौजूद होगी। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ सुना है मैंने, मुझे नहीं पता कि कुछ दिन के लिए उन्होंने कहा है कि मैं अब मीटिंग ज़रा मौसम अच्छा है बन्नी गाला का बजाय पीएम ऑफिस में या हाउस में आके मीटिंग करने के वो वहीं मीटिंग्स किया करेंगे। नवाब भावलपुर भी वहीं पे ही आज पीटीआई में गए हैं ताकि वो बल्दियाती इलेक्शन लड़ सकें। तो कुछ सरगर्मियाँ वहीं होंगी और वहीं से फिर वो चाइना चले जाएंगे ताकि उस वक्त तक आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो भी क्लियर हो चुका होगा 2 फरवरी के लिए, परसों जो होना है, और फिर चाइना में एग्रीमेंट हो सकता है। वो ये सोच रहे हैं कि कुछ तो मुझे पॉलिटिकली देने के लिए आसानी हो जाए कि मैं लोगों को दे सकूं, क्योंकि अगला सेगमेंट आखिरी हमारा महंगाई वाला ही है ना। जो बिल्कुल जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और फिर महंगाई की वजह से उन्हें रात को नींद भी नहीं आती, तो वो उसका बंदोबस्त भी तो उन्हें ही करना है।
तो पीपल्स पार्टी उस बंदोबस्त का हर तरह से हिस्सेदार है। चूंकि अब ये जो पैसे लाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा तो सिंध की कैटी में भी जाएगा ना, जो मिलना है, और वो खर्च तो करते नहीं, वो तो निकलता है लोगों के घरों से, मशीनें लगा के, कैश मशीनें से आप गिनते हैं, पैसे पूरे करते हैं। लेकिन मज़ा ये है कि जिसके घर से कैश मशीन लगा के नैब ने पैसे निकाले हैं वो भी अदालतों से निकल जाते हैं। आज आप देखें, राजा कमरुल इस्लाम जो PMLN के MP थे, जिस पे चौधरी निसार सख्त उस वक्त थे, जो इनके मुकाबले में MPA की उस सीट के नीचे थे, कि ये मुझे ख़राब करने के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया ताकि मुझ पे इल्ज़ाम लगे। उनके साथ एक बड़े सीनियर अफसर थे और जो और लोग थे जिनको ये कहा गया कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं शहबाज शरीफ पे, वो पानी वाली, साफ पानी वाली कंपनी पे, तो हम आपको नहीं पकड़ेंगे। अब हालत ये है कि उनका वालिद उस अफसर का फौत हो गया, उसको पैरोल पे 1 दिन के लिए छोड़ा। अब आप मुझे बताएं, जिसके बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि इनका बाप करप्ट है, वो 8 महीने साल जेल में रहा, 2 साल जेल में रहा, ये राजा कमरुल इस्लाम रहा, और सारे बाइज्जत बरी हो गए। ये जो नैब के चेयरमैन हैं, जिनके ऑर्डर से ये सारी अरेस्ट हुई थी, जैसे आज चीमा को पकड़ा था, कि सबूत नहीं है, गुफ्तगू थी, और मैसेज ये देना था कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ वजीर आला और हम उनके बिल्कुल जो अहम अफसर हैं उन सबको उठा लेंगे। जब आप अफसरों को उठाते हैं तो आप मैसेज दे रहे होते हैं कि ये तो गए, वो तो गए, मैसेज तो दिया, उसका फ़ायदा भी हुआ, लेकिन क्या इन्होंने कहीं जाके जवाब नहीं देना चेयरमैन नैब ने कि मैंने क्या ऑर्डर किए थे, जब वही नैब सबूत नहीं दे रहा? मतलब किस लेवल पे है कि हाई कोर्ट से नहीं बरी हो रहे, और नैब की जो एहतसाब अदालतें हैं ये तो बरी करना क्या, कुछ भी नहीं छेड़ती, बस ठीक है सजा दो, अपनी जान छुड़ाओ। वहां पे जब ये फैसले शुरू हो जाएं तो कुछ ना कुछ चेयरमैन नैब को भी सोचना होगा कि अभी भी वो एक्सटेंशन के मारे मारे फिर रहे हैं कि जब तक कोई नहीं मिलता तो मैं ये दिन गुजार लूं मजीद। ठीक है, खुदा का खौफ करें, एक दफा रिव्यू करें कि आपने जिन अफसरों को गलत पकड़ा, सजाएं दी हैं लोगों को, आपने उस तरफ गौर करें कि आपने क्या किया, उनके हिसाब कौन देगा उन दिनों के। ये तो पीपल्स पार्टी और PTI और हुकूमतें तो लड़ती रहेंगी, आपने सरकारी अफसरों को मशके सितम बनाया, ये बड़ी गलत बात है। जी ब्रिगेड साहब, आप वैसे खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं, तो इसके क्या रीज़न है? दूसरा, ये शेख रशीद साहब के इंकशाफ पर भी कुछ कहिएगा। ऑपोजिशन कहती है हुकूमत के लोग हैं जो हमारे साथ हैं, और हुकूमत कह रही है, शेख रशीद साहब ने जो कहा कि 14 से 15 लोग हैं अंदर के ऑपोजिशन के। अब ये ऑपोजिशन ओवरऑल ऑपोजिशन के, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब के साथ हैं? मैं हंस इसलिए रहा था कि सवाल कुछ था और राना साहब किसी और तरफ चल पड़े हुए थे, मैं इस बात पे हंस रहा था। जनरली वो टू द पॉइंट होते हैं, आई डोंट नो कौन सा आज वो गुस्सा निकाल रहे थे। बात ये है कि देखें इसमें ये बड़ी क्लियर, आपको ब्रिगेडियर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, आप भी सर्विंग ऑफिसर रहे हैं, मेरा गुस्सा ये नहीं है, मेरा वो कोई रिश्तेदार नहीं है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो सरकारी अफसर जिसको पहले दिन अप्रूवर बनाने की ऑफर हो, यही फवाद हसन के साथ हुआ था, खबरें भी चलवाई गई। आप बताएं कि ये एहतसाब है, उनकी फैमिली सफर करती हैं, बच्चे स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, क्वेश्चन होता है, तो क्या ये नैब है? मेरा सवाल ये था कि जिन लोगों की प्रमोशंस भी रह जाती हैं, मतलब स्टेट हमारी क्या मदावा करती है उसका? सिर्फ इल्जाम लगाना और भाग जाना गलत है। ये जो नैब को ब्लैंक चिट दी हुई है ना कि जी आपने जिस पे इल्जाम लगा दिया कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं होगा, यहीं से सारी गड़बड़ होती है। नैब का काम है पहले प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस इकट्ठी करना और उसके बाद किसी को अरेस्ट करना या उस पर इंक्वायरी खोलना। ये गलत है कि पहले पकड़ लें फिर बाद में करते रहे, उसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल आई डू एग्री विद यू। सेकंड बात यह है कि देखें 17 लोग हैं जिन्होंने वोट दिए या एब्सेंट रहे, और ये बड़ी, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या सॉफ्ट कॉर्नर है। पीपल्स पार्टी सिंध में भी है, उनके केसेस भी उस तरह नहीं चले जैसे चलने चाहिए थे। बिल्कुल नारेबाजी फुल स्पीड पर होती है, बुरा भला इमरान खान को कहा जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर, जब एट द एंड क्या होता है कि वो बेनिफिट जो होता है वो हुकूमत को हो जाता है। अभी भी आप ये देखें कि जब PDM से निकले एन मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी, तो PDM को बिल्कुल वो तकरीबन ख़त्म हो गई। और वो एक, और उन्होंने भी PMLN ने भी इस वक्त मेरे ख्याल में क्या ये डाले के इस्तीफे देंगे तो चलेंगे। नंबर 2, अब इस वक्त 27 फरवरी भी इज अ बिग स्पॉइलर। आप मुझे ये बताएं 27 फरवरी को और 23 मार्च को अलहदा एक PDM जा रही है, तो दैट शोज कि इनमें डिवाइड है एंड दे आर बोथ स्पॉइलिंग ईच अदर्स मूवमेंट। दैट इज वेरी वेरी क्लियर और ये ऑब्वियस भी है। सरदारी साहब का बयान जो था नवाज शरीफ के खिलाफ, वो भी हमें सबको मालूम है।
और फिर पीपल्स पार्टी चाहती भी नहीं है कि इस वक्त पीटीआई हुकूमत खत्म हो। भाई पीपल्स पार्टी या पीटीआई जो है ये पीएमएलएन पीटीआई का बैगेज लेना चाहेगी। 1 साल रह गया है, आप अपना मैनिफेस्टो लाएं, अपना सोल्यूशन बताएं महंगाई के खिलाफ, और इस तरह की सारी चीज़ें बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास कौन सी स्पेशल कोई गिदर सिंह या वो निकालें, बताएं लोगों को, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और फिर हुकूमत गिराने की बात करें। मौलाना फजल रहमान में वो बाइट भी नहीं रहा, वो भी उनकी बात खत्म हो चुकी है। आई थिंक इस सेनेट के इलेक्शन ये वोट के बाद ही इज टोटली डिसअपॉइंटेड, वो भी बात नजर आ रही है। और पीएमएलएन में डिवाइड आपको नजर आ रहा है, उनके लोग भी टूटे हुए, उनमें भी कुछ लोग मिसिंग थे। तो आई थिंक और फिर उसके बाद बड़ी सख्त आपस में डिवाइड है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा। जहाँ चल रहा था कि ख्वाजा आसिफ होंगे या खाकान अब्बासी होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, उनके नवाज साहब वो इसको सिलेक्ट नहीं कर सक रहे हैं। तो आई थिंक बड़ी चीजें इन हालात में आप अगर मूव करते हैं वो नाकाम होती है तो पीटीआई बहुत ऊपर चली जाएगी और आपको बहुत नुकसान होगा। दे मस्ट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन से नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि बस तहरीक चलानी है। तहरीक चलाने से क्या फायदा होगा? या तो आप कहें ना कि आपने क्या लेसन ड्रॉ करने हैं, आपने अपना एक फिक्स टारगेट किया हुआ कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, वो भी नहीं आप कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ों को देखते हुए पीटीआई गवर्नमेंट इससे स्टेबल है। यस, पीटीआई इसका फायदा मत उठाए बल्कि अपनी कारकर्दगी को और बेहतर करे ताकि अवाम को फायदा हो और फिर उसके बाद उनको कोई फायदा। अदरवाइज इस तरह ना पीटीआई को फायदा हो रहा है ना पीडीएम को फायदा हो रहा है, और आई थिंक ये एक लाल पीरियड है जिसमें हुकूमत चलती जा रही है। जी अयाज साहब, आपके ख्याल में जाहिर है ऑपोजिशन अपने अंदर की डिवाइड को तो ख़त्म ही नहीं कर पाए, जो पीडीएम की एक तहरीक की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब भी। आपको लगता है ये जो गवर्नमेंट अब इल्ज़ाम लगा रही है यूसुफ रज़ा गिलानी पर सहूलतकारी का, वाकई ऐसी बात है, या जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि ये तो चेयरमैन सेनेट ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है? आप सब लोग बड़े मासूम हैं, बड़े इन चीज़ों को बड़ा सीरियस ले जाते हैं। ये शुगल मेले की बातें हैं, इनको वहाँ तक रखा करें। ऐसे ही बिला वजह, मतलब क्या यूसुफ रज़ा गिलानी अकेला था जिसने ये सहूलतकारी की है? वो चूँकि अपोजिशन लीडर था इसलिए वो सामने आ गया, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने देखें आते ही आज इस्तीफ़ा पेश कर दिया। कहाँ? अपनी पार्टी को। ये इस्तीफ़े वो होते हैं जो उन कमेटियों जैसे होते हैं जो निकला नहीं करती। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को दे दिया, और वहाँ से आवाज़ें शुरू हो गई कि जी इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए, लिहाजा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाएगा। मतलब लोग, मुझे उससे पहले भी वो ब्रिगेडियर साहब भी बड़ा सीरियस होकर कहा करते थे कि जी मिनी बजट बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं पता कि मिनी बजट सिर्फ क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी या गवर्नमेंट की मजबूरी थी? इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स की मजबूरी थी वो मिनी बजट भी, ये जो स्टेट बैंक का बिल था ये भी सबकी जिम्मेदारी थी। तो वो कैसे रिस्क लिया जा सकता था हुजूर कि इसको पास ना होने दिया जाए? हाँ, आप तनकीद कर लें पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको पसंद नहीं है, मुझे पीएमएलएन पसंद नहीं है, मैं उस पर कर लूँगा कि जी वो उन्होंने भी सहूलतकारी की है। अब चूंकि एक बड़ा नाम सामने आ गया तो वो पॉइंट स्कोरिंग तो होगी, और सारी तोपों का रुख यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ होगा। बाकी जिक्र ही नहीं हो रहा कि बाकी लोग भी क्या पीपल्स पार्टी के थे जो पीएमएलएन के वहाँ से गैर हाजिर थे। तो ये हिस्सा बकदर जुस्सा सहूलतकारी की गई है, और इस बिल को पास कराना था, मिनी बजट को भी पास कराना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसने सोचना था कि ये पास ना हो? मतलब इतनी बड़ी अक्सरियत भी अकलियत में बदल जाया करती है, और इसी मुल्क में होता है। और ये को पहली दफ़ा थोड़ी देखा हमने, या आखिरी दफ़ा देखा हो हमने? नो, नॉट एट ऑल। ये सारा सिस्टम है ही इसी तरह का। इसमें कहीं ना कहीं सहूलतकारी भी करनी पड़ेगी, और आपकी और मेरी कंजम्पशन के लिए फिर नारेबाजी भी करनी पड़ेगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से तकरीरें भी करनी पड़ेंगी कि ऐसी की तैसी हुकूमत को हम हिलने नहीं देंगे, हुकूमत को मुद्दत पूरी करने नहीं देंगे। वैसे आज एक दोस्त बड़ी अच्छी बात कर रहा था कि ये जो अनरेस्ट आ जाता है इतनी जल्दी, ये इसका तो कोई हल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान अल्टीमेटली हो तो मुल्क को रहा होता है। बिल्कुल। क्यों नहीं ये तय कर लिया जाए कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी 5 साल पूरे करेगी, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, लोगों का बड़ा गर्क होता है हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। करना ये है कि जी 5 साल वो पूरेगी, उसके बाद वो जाएगी मैंडेट लेने जब, तो आवाम उससे हिसाब कर लेंगे। लेकिन पहले जाहिर है उस पर यकीन करना पड़ेगा आपको कि वाकई अवाम का मैंडेट ही किसी हुकूमत को लाने में अहम किरदार करता है। आई डाउट, मैं तो हमेशा से इसमें मुझे डाउट रहा है। यहाँ 2/3 मेजॉरिटीज़ भी दिलवाई गई हैं,
और जीत भी दिलवाई जाती है। अपने जोर बाजू पे कोई भी पार्टी आगे नहीं आया करती। बहुत थोड़े रिजल्ट होते हैं जहाँ पे बिल्कुल मार्जिन इतना ज़्यादा होता है कि आप कर कुछ नहीं सकते, वरना तो सारा कुछ मैनेज होता है। ये हर चीज़ जिस मुल्क में मैनेज हो रही हो, वहाँ ये 2 बिल्स को लेके आप बिला वजह अपना और कौम का वक्त ज़ाया ना किया करें। आप सही है जी, आइंदा एहतियात करेंगे हम। जी फैसल साहब, वैसे आप बड़ी पेशगोइयाँ करते थे कि ये पीपल्स पार्टी है जो हुकूमत को सहारा दे रही है, और पीपल्स पार्टी ही नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाए, बस ये महज बयानबाजी है। तो आपको लगता है कि फिर ये वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी ने साथ दिया है हुकूमत का? देखिए दुआ, आप जो है ना इस प्रोग्राम की कस्टोडियन है, ईमानदारी से बात बताएं। आप जो मैं 3.5 साल से बात कर रहा था उसमें कोई बात गलत साबित हुई? नहीं, मैंने तो कोट की है, बात बैठ के कर रहे हैं मैंने तो जी वो आज जो हमारे दोस्त जो बैठ के बात कर रहे हैं कि हमने पहले ही कह दिया था कि पीपल्स पार्टी तो अब हुकूमत बचाना चाहती है इसलिए हुकूमत का साथ देती है। भाई कब कह दिया था, किस प्रोग्राम में कह दिया था? इस प्रोग्राम में तो बराल नहीं कहा था। इस प्रोग्राम में तो आपने हमेशा जो है ना पीपल्स पार्टी की जो मेरा ख्याल है कि शिकार रहे। ये जो हमारे भाई बोल रहे हैं बगैर नाम लिए इशारा कर रहे हैं, नहीं बात अभी और इसी मौके पे क्लियर आपको कर देते हैं। जिस दिन पीडीएम गई थी, जिस दिन पीडीएम से पीपल्स पार्टी गई थी, मैंने कहा था और मैंने इसके ऊपर मुसलसल बात किया है, इसी प्रोग्राम में किया है, यहीं पे रिकॉर्ड मौजूद है। क्योंकि आपको रट्टे की आदत है, आप भूल जाते हैं। आपने रट्टा लगाया होता है, आपके जहन में बात रहती नहीं। और दुआ ने बड़ा अच्छा किया, वरना अभी आप रट्टा ही लगा रहे थे, सोए हुए थे। अरे आप चलिए आमिर साहब, ने उसके साथ ही बताया था। जी बिल्कुल उसके साथ बताया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत आप जैसा ज़हीन आदमी तो पाकिस्तान में जो है ना साफत में ये यहीं पे रिकॉर्ड मौजूद है। आप ये रट्टे में ना रहा करें, बल्कि सुन लिया करें। असदुल्लाह खान उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें बात कही है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी की हैसियत जो है ना वो अपोजिशन लीडर की नहीं है, बल्कि इनकी हैसियत जो है वफाकी वजीर बराए अपोजिशन अमूर है। इसी तरह जो शहबाज शरीफ की जो हैसियत है वो है बाहमी राब्ता इदारों के दरमियान। ये इनकी जो है दोनों की वफाकी भी हुकूमत के वफाकी वजीर ही हैं। और ये शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं ना कि 15 अराकीन इनके साथ मिल गए, अपोजिशन के 15 नहीं मिल गए। भाई ये पूरी अपोजिशन जो है हुकूमत से मिली भी है, पूरी अपोजिशन, जिसको जिस वक्त इस्तेमाल करना होता है ये हुकूमत जो है वो हंसते खेलते जो इस्तेमाल कर लेती है। आप इनकी बात कर रहे हैं, वो जो जेयूआई के सेनेटर है वो भी तो इजलास से जो है पुरस्कार तौर पे जो गायब हो गए थे, उनका क्या हुआ? वो तो अमीर आदमी है ना, तला महमूद है, अमीर आदमी है। किसी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की भी जरूरत हुई ना, तो ये अपोजिशन अपनी खिदमात रजाकाराना तौर पे पेश करेगी, रजाकाराना तौर पे। इसी तरह किसी की फ्लाइट लेट हो जाएगी, कोई बारिश हो जाएगी, कोई घर में फंस जाएगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कोई गायब हो जाएगा, लेकिन ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी। और ये अपोजिशन जो है बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ये बी टीम, ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख है जिसमें हुकूमत तो हुकूमत है, अपोजिशन भी हुकूमत है। तो ये बस ठीक है, हमारा आपका कोई नहीं है, ऐसी चलेगा सिस्टम। सही जी इलियास साहब। देखिए जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो अपनी वजाहत कर दी थी कि उनको उस वक्त बताया गया जब बहुत लेट था, वो पहुंच नहीं सकते थे। हालांकि इस्लामाबाद और मुल्तान का फासला सबको पता है, रात लेट नाइट पता चला था तो फिर वो सुबह जल्दी निकल आते। नहीं लिया साहब, आजकल फॉग बड़ी होती है यार, इस तरह नहीं। वो इस तरह वो कहते कोशिश करते, फॉग में अगर गुम हो जाते तो फिर वो तो पहले भी लोग गुम हुए हैं, फिर मिल जाते हैं सर। तो वो बहरहाल उन्होंने बड़ा एक उनको कहा कि जी रात को लेट नाइट बनाए। वो तो लोग हुमायूं अख्तर मैरियट से ही नहीं निकल सके थे। बिल्कुल अपोजिशन लीडर थे ये, बिल्कुल इस तरह ही नहीं निकला जाता है, सब बंदा सुस्ती कर जाता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गहरी नींद सो जाता है। बिल्कुल इसको समझने वाली बात है कि इसमें ये वो अकेले नहीं, इसमें जो फैसिलिटेट किया गया गवर्नमेंट को, उसको कहते हैं पंजाबी में नूरा कुश्ती। तो इसमें दोनों एक दूसरे को नहीं गिराते बल्कि एक दूसरे से खेलते रहते हैं मैदान में। तो ये वही सूरत हाल है। लेकिन बातचीत हो रही है, देखिए उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से अपना इस्तीफ़ा अपनी पार्टी को दे दिया है। अब पार्टी की मर्जी है कि पार्टी इस्तीफ़ा कबूल करे ना करे। इस वक्त प्रेशर निकल जाएगा, जो इन पर तनकीद हो रही है वो उसका जवाब दे रहे हैं कि जी मैं तो फंस गया था, इस तरह नहीं हुआ। अब जो मर्जी हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी भी जीत गए, गवर्नमेंट भी जीत गई,
अपोजिशन भी ना जीत गई और हार गई बेसिकली अवाम, जिन पर जो पॉलिसियाँ मुसल्लत होंगी, जिन पर जो इफेक्ट्स होंगे, जो इस तरह के सूरत हाल होंगे, जिसके बारे में ये बातचीत करते हैं और एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन जो है अवाम के साथ तो इनमें से कोई भी नहीं, ये अपने साथ हैं सारे। अवाम बेसिकली इनको मुंतखब करके भेजती है, फिर वो देखती है अवाम के इनके साथ क्या हुआ है। इनको देखना चाहिए कि अवाम को अब भी समझ आ जाए तो अगले इलेक्शन में बता दें इनको, लेकिन इस तरह होता नहीं है इधर। ये हमेशा इसी तरह रवायत हैं कि इसी तरह हुआ, जिसने जिधर दाव लगा उसने लगा लिया। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी का उनको पता है कि पीडीएम जब तहरीक चली थी उस वक्त भी थे, तो अब भी पीपल्स पार्टी ने जो अपना है बिल्कुल किया है, तो इसका अब देखते थे कि पार्टी इनका इस्तीफ़ा कबूल करती कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बनाया तो बड़ी मुश्किल से था अपोजिशन लीडर। उस वक्त गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया था उनको, और उनको अपोजिशन लीडर बनाने में वोट जिस तरह हुए थे। और देख लें बाकी भी अपोजिशन जो के अरकान थे वो जो नहीं आ सके, कि हालांकि सबको पता था कि बड़ा अहम बिल है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इस पर डिबेट होती रही, इस पर तनकीद करते रहे, और बड़ी अपोजिशन की जानिब से बड़ी बातें की गई थी कि हम ये बिल किसी सूरत में मंजूर नहीं होने देंगे। अब बताएं ना कि किस अपोजिशन मंजूर होने दिया, ये खुद ही हो गया, बाय चांस हुआ है। अपोजिशन देखें 42 फुट बड़ी, बल्कि ये हुकूमत के लिए भी बड़ी मुश्किल है। 42 वोट हो गए, सेनेट के चेयरमैन ना डालते वोट तो वो ये बराबर टाई हो जानी थी। तो ये सूरत हाल है, इस पर अभी भी सबको सामने हो गया, वाज़ेह हो गया कि कौन किसके साथ है, क्लियर हो गया। अब इनको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं कराएंगे किसी तरीके, क्योंकि ये देखेंगे कि टाइम पूरा हो गवर्नमेंट का। इन्होंने पहले कहा हुआ कि नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो सारी जो इनके जो क्या कहते हैं अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है नाहलियाँ जो हैं, जो भी गवर्नमेंट ने किया महंगाई की, वो सारे अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहते, ना ही गवर्नमेंट को सियासी शहीद बनाना चाहते ताकि गवर्नमेंट को इसका एज मिले, तो लिहाजा वो अपनी बारी पूरी लेना चाहते हैं। सही। और ये जो बयानबाजी की जाती है ये सिर्फ आवाम को बताने के लिए की जाती है। हुकूमत और अपोजिशन तो आपस में खेल रही है, टाइम पूरा कर रही है। ना तो हुकूमत सिंसियर है आवाम के साथ, ना ही अपोजिशन, क्योंकि हालात से यही बहरहाल लग रहा है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, क्या सूबाई हुकूमत बड़ी अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले पाएगी या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। उन्होंने हमारी बात सुनी है, 7-8 दिन पहले हमारे पास आए हैं और कल रात भी हमारे पास आए हैं। मेरी सरकार से, पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से, सब लोगों से है कि ये सियासत नहीं है। जो चीज़ें तय होंगी और जो कानून का हिस्सा बनेंगी तो वो एक लिहाज से एक आईनी उनको कवर हासिल है, और इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, ये जो प्रोटेस्ट है। नाज़रीन, सिंध बल्दियाती निज़ाम पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। अपोजिशन की तमाम जमातें बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पहले जमात इस्लामी ने तकरीबन 1 माह धरना दिया। सूबाई गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किलों से उसे मनाया, मुआहदा किया और उस धरने को ख़त्म कराया, लेकिन अपोजिशन की दीगर बड़ी जमातों ने इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ बल्दियाती एक्ट के खिलाफ PSP ने फवारा चौक के करीब धरना दिया, अपने मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे। PTI सिंध ने भी बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और दावा किया जा रहा है कि सिंध को 14 साल डाकू राज से आज़ाद कराएंगे। MQM पाकिस्तान ने पहले भी एहतजाज किया और अब भी शहर भर में एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। ताहम सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि मुखालफिन के कहने पर सन 2001 का बल्दियाती निज़ाम किसी सूरत बहाल नहीं किया जाएगा और किसी भी जमात की गलत फरमाइशें पूरी नहीं होने देंगे। इसी मुनासबत से हमारा सवाल फैसल साहब, जिस दिन से ज़ाहिर है ये सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है इस पर बात हो रही है और धरनों का आगाज़ हुआ, एहतजाज का आगाज़ हुआ, हम भी मुसलसल अपने प्रोग्राम में इसको रख रहे हैं सवाल के तौर पे। आपके ख्याल में अब सूबाई हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या वो तमाम अपोजिशन जमातों को एक पेज पर ले आएगी, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर कर सकेगी? मैं अपनी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब हम इसको कहते हैं ना सिंध के बल्दियाती निज़ाम की जद्दोजहद, तो हम इस सवाल की, इस तहरीक या जो तहरीकें चल रही है ना उसकी अहमियत को कमज़ोर करते हैं। ये तहरीकें कामयाब हो जाती हैं, पूरे मुल्क के लिए जो है ना वो एक ताज़ा हवा का जो है ना झोंका साबित होंगी। देखिए, जमात इस्लामी की नीयत भी ठीक थी, जमात इस्लामी की जो है वो सिम भी ठीक थी, और बिलाशुबा जमात इस्लामी ने जो है वो बहुत हिम्मत का भी मुजाहरा किया। वो सख्त सर्दी में और बारिश में भी जो है वो धरने में बैठे रहे, लेकिन
इसको हम उनकी बसीरत की कमी कह लें, फहम की कमी कह लें, या हो सकता है जल्दबाजी में वो जो मुज़ाकरात की टेबल थी वहाँ मुज़ाकरात की टेबल पर हार गए, वहाँ उनको जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो चारों शाने जो है वो चित कर दिया। शायद अब जमात इस्लामी की शायद अभी समझ में आना शुरू हो गया है कि शायद उनके साथ भी जो है वो हाथ हो गया, हो सकता है कि वो कुछ अरसे बाद खुद भी जो है दोबारा तहरीक शुरू कर दें। अभी तक तो कोई उनके तहरीक की चीज़ें जो है वो मायदे की जो है वो चीज़ें जो है बाज़ाब्ता तौर पर सामने जो है नहीं आई हैं। तो बहरहाल देखते हैं जमात इस्लामी के हवाले से आने वाले दिनों में क्या होता है। जहाँ तक ये पीएसपी के जो कल से पीएसपी का धरना जो शुरू हुआ है, तो पीएसपी के जो है वो दो बुनियादी मुतालबात हैं। एक तो पीएसपी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है केएमसी, इसको हम बाइख्तियार बनाना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि ये इस मुल्क में आइन के तहत 3 सतही निज़ाम हुकूमत है, आप बल्दियाती डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो बहाल करें और एक खुदकार जो है वो ये बल्दियाती गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा जो उनका मुतालबा है वो बहुत अहम नौइयत का मुतालबा है। इसके अगर ये मुतालबा मंजूर हो जाता है तो इसके असरात जो है सिर्फ कराची में नहीं, सिर्फ सिंध में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आएंगे। वो ये कहते हैं कि ये सूबाई मालियाती जो कमीशन है वो अनाउंस किया जाए हर साल, और उसमें मेयर से लेके यूनियन काउंसिल के नाजिम तक के वसाइल का जो है वो तयन कर दिया जाए कि यूनियन काउंसिल के नाजिम को जो है वो हर साल कितने पैसे मिलेंगे और किस किस मद में मिलेंगे। इसको जो है बात को जो है वो कानूनी और जो है आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। यानी कि जो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सिवरेज का निज़ाम हो, इलाके की सतह पर ये जो तहरीक चल रही है ना कि सदारती निज़ाम लाओ, अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तहरीक कामयाब हो जाती है तो हर मोहल्ले का एक सदर होगा, इतना उसके पास इख्तियारात होंगे कि वो उसको आप खुद जो है वो मोहल्ले का सदर जो है वो कह सकेंगे। यानी कि सारे तालीमी इदारे, यानी कि SHO की जो ACR है वो भी यूनियन काउंसिल का नाज़िम लिखेगा, तो उसके मालियाती जो है वो किरदार का जो है वो उसका तयन कर दिया जाए कि उसको जो है हर महीने जो है वो कितने पैसे मिलेंगे। फिर दूसरी बात जो PSP ने एक बात का ऐलान कर दिया कि अगर हम इस बात में नाकाम हो गए, हमारे एहसाब जवाब दे गए, हम थक गए धरना करते करते, तो हम कमजोर मायदा करके नहीं उठेंगे। हम ये ऐलान करके उठ जाएंगे भाई हम धरना दिया था, हम अपने मुतालबात नहीं बना सके, लेकिन कमजोर मायदा करके नहीं उठेंगे। हम अपनी नई हिकमत अमली का जो है वो ऐलान कर देंगे। लेकिन हमें चाहिए एक तो बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत चाहिए और सूबाई मालियाती कमीशन का इख्तियार चाहिए कि मेयर से लेके काउंसलर तक के जो है वसाइल का जो है वो तयन कर दिया जाए। इसको कितने एक मैं आखिरी बात कर दूं, देखें इस बात को ये वो समझने की जरूरत है कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है ना तो ये पूरे पाकिस्तान में इसके लिए जो है ना आवाजें उठना शुरू जाएंगी। इस मुल्क के जो मसाइल है ना उसका हल जो है इस तहरीक की कामयाबी में, ये कराची से जो तहरीक शुरू हुई है इस मुल्क में अज़बियत के नाम पर, फ़िरक़ावारियत के नाम पर, मजहब के नाम पर, लसानियत के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर बहुत तहरीकें चली, लेकिन आज तक अवाम के बुनियादी मकासद के लिए या बुनियादी हकूक़ के लिए आज तक कोई तहरीक नहीं चली। ये पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहला मौका है कि कराची से ये तहरीक है, मुख्तलिफ जमातें जो काम कर रही हैं। आप सबको भी दुआ करनी चाहिए कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि एक आम आदमी की कामयाबी की तहरीक है। जी ब्रिगेडियर साहब दुआ देखें, ये एक जो सबसे बड़ी अपोजिशन की गलती है वो ये है कि जैसे PDM टूटी हुई है, पीपल्स पार्टी अलहदा है और उसके बाद PDM अलहदा है, लाइक वाइज आपने अगर धरना देना है तो देन कंबाइन योर रिसोर्सेज, आप इकट्ठे बैठे एक इकट्ठा लाएमल बनाएं। आप जो आपने अमेंडमेंट करनी है वो एक आपका कंसेंसस होना चाहिए, उस पर डिसाइड, क्योंकि डेवोल्यूशन पावर में जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के पास हर किस्म की पावर होनी चाहिए। ही शुड बी टोटली ऑथराइज्ड पर्सन बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन सी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, SHOs हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ही इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप जमात इस्लामी ने इतना अच्छा काम किया और एंड में आपने उनसे मुआहदा करके उठ गए, ना आपने कॉन्फिडेंस में लिया MQM को, ना PSP को, ना आपने GDA को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने इसका फ़ायदा उठाया। अभी भी अगर खाली PSP बैठ रही है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट मच इफेक्ट। इसलिए गनी कह रहे हैं कि जी हम सबकी बातें नहीं मानेंगे, हम अपनी मानेंगे। तो आपको अभी भी चाहिए कि तमाम जमातें बैठें, आपस में उनके हेड्स बैठें, डिस्कस करें और फिर एक कंबाइन धरना दें जो पीपल्स पार्टी को मजबूर करे कि जो उन्होंने अननेसेसरी अमेंडमेंट्स किए हैं उनको वापस लें और फिर 2001 के जो बल्दियाती निज़ाम है उस पर चले जाएं। क्योंकि जाहिर है कि जब तक पावर हम इनको नहीं देंगे, इसका कोई, अगर आपके फंड्स नहीं हैं, आपके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपके पास वाटर बोर्ड नहीं है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम तो एक मजाक बन जाएगा। तो आई थिंक इसको, ये बहुत अहम मसला है। कराची में रोज़ अनरेस्ट नहीं हो सकता,
बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है, इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। बिल्कुल, इसलिए अभी भी मौका है कि इसको रिजॉल्व करें, इकट्ठे बैठे 11 बनाएं ताकि पीपल्स पार्टी को मजबूर करके उनमें जो अमेंडमेंट जरूरी हैं वो ठीक करवाएं। जी अयाज साहब। देखिए, मैं ज़ाहिर है ये दो लोग वहाँ चूँकि हिस्सा हैं उस सिस्टम का, कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैं ये जो कह रहे हैं इनकी मुखालफत तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आज अगर इस स्टेज तक पीएसपी भी आगे धरना दे के बैठी है तो ये क्रेडिट किसका है? जमात इस्लामी का। भाई उस वक्त तो आप सिर्फ शोर कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, जब जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव ले लिया और वो आके बैठ गए और उन्होंने मजबूर करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को। ये लोग तो पीपल्स पार्टी वाले तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस स्टेज पे लेके जमात इस्लामी आई कि वो आए, वहाँ उनसे बात की, और ऑब्वियसली जब आप मुज़ाकरात करते हैं टेबल पे तो फिर गिव एंड टेक होता है ना, कुछ आप देते हैं कुछ लेते हैं, और फिर आप जो बेस्ट पॉसिबल आप ले सकते हैं उस वक्त वो ले लेते हैं। वो डिक्टेटरशिप तो नहीं है। जमहूरियत में जब दो लोग बैठेंगे, दो फ्रीक बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा ना। और फिर पीपल्स पार्टी जाहिर है उसके पास शख्सियत है, वो अगर आपकी बात नहीं भी मानती, आप अनरेस्ट होता रहे, वो कहेंगे जी ठीक है हमने कर दिया और हमने खुद थोड़ी किया है, हमने तो असेंबली से पास करा लिया है, बात खत्म हो जाती है। जमात इस्लामी का क्रेडिट सबसे ज्यादा है। उसके बाद आज पीएसपी भी मुझे नजर आ रही है और एमक्यूएम और पीटीआई सिंध भी। जाहिर है अब तो शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है ना आपकी कि जी अब हमारा भी नाम आ जाए इसमें, क्योंकि आप ये बर्दाश्त ही नहीं कोई पॉलिटिकल फोर्स यहाँ करती कि कोई और क्रेडिट ले जाए उसको। जमात इस्लामी को ये क्रेडिट क्यों देंगे? क्योंकि जमात इस्लामी से ही लिया था ना इन्होंने ये सिस्टम, एमक्यूएम ने, जब जमात इस्लामी के मेयर से लेके आए थे ना ये सारा सिस्टम, और उसके बाद जो कराची के साथ होता रहा। आज हम पीपल्स पार्टी बिल्कुल उस पर तनकीद जायज़ करते हैं कि उसने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया कराची को, लेकिन जब इनके पास इख्तियार था तो आज जो चैंपियन बने हुए हैं इन्होंने क्या किया कराची के लिए? ये भी तो वही करते रहे जो पीपल्स पार्टी करती रही, क्योंकि पैसे तो सारे यहाँ से लंदन चले जाते थे, क्योंकि वहाँ की जब डिमांड जब तक पूरी नहीं होती थी यहाँ लगाने के लिए तो बचता ही कुछ नहीं था। सही, क्योंकि वो सिर्फ खाते थे, लगाते नहीं थे, मजबूरी थी उनकी, जाहिर है। और क्या करते वो? तो आज सारे चैंपियन हैं, सैल्यूट करते हैं हम इन सब चैंपियंस को, ऐसे ही खुश रहेंगे। लेकिन जमात इस्लामी से क्रेडिट उसका खुदारा ना लें, बहुत बड़ा काम किया जमात इस्लामी ने जो पीपल्स पार्टी को यहाँ तक लेके आई है। जी आमिर साहब, वो लालू खेत से बसें चलती है ना, वो फैसल भाई की, वो जो चूरन मंजन उसके अंदर खड़े होकर लोग बेचते हैं और बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। तो ये जितना मर्जी पीएसपी चूरन बेच ले, ओ भाई कराची शहर की बात हो रही है ना, मलकियत है, हकूक हैं, वो जो सारे सब कुछ है ना। देखें आर्टिकल 140A, ये फवाद चौधरी 2 साल बोलते रहे कि सिंध में नाफिज करे सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे, और हम उस वक्त भी कहते थे जब फैसल साहब इस तरह ही नहीं सुनते थे कि जनाब पहले पंजाब में तो 140A लगा दे, क्योंकि आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तमाम बल्दियाती इदारों को। अब बात आ जाती है सूबाई हुकूमतों की कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन ना बनाएं, फाइनेंस ना बनाएं, पैसे ना दें। नेमतुल्लाह खान मरहूम ने जब मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन कराए थे तो उस वक्त वही मेयर बने थे, बनाया था, और उसके बाद जब एमक्यूएम का चूरन बिका तो वो सिर्फ मीडिया पे बिकता था ना। वो जो गालियां बकते हुई थी वो तो नहीं चला सकता था मीडिया, क्योंकि खौफ बहुत था, और पैसे अयाज साहब ने बता दिया कि बाहर चले जाते थे। जमात इस्लामी ने तो डिलीवरी दी थी। अब जब अपोजिशन में जो बड़ी पार्टी पीटीआई है, ये सारे वहाँ बैठे रहे असम्बलियों के अंदर, उनका तो एक एमपी है ना, शायद हाफिज रशीद है या क्या है जमात इस्लामी के, तो ये लोग जब आवाम की आवाज़ बने और वो बनती चली गई, जिसे सब ने ओके किया, मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूरन आना पड़ा वहाँ पे, ठीक है जी। तो जब वो उन्होंने मुआहिदा किया तो हमारे फैसल भाई की ना वो मुझे चीखें नजर आती हैं ट्वीट पे, कमजोर मुआहिदा कर लिया, कमजोर। भाई कुछ तो किया, उन्होंने ही किया, उसको देखा देखी। अब ये सारे के सारे भाग पड़े हो, पता लोग इनको वोट ही ना दे दें, वो सारे के सारे देखा ना फिर कहीं और थे, इसलिए अब बाद में पूछेंगे। तो बात ये है कि जमात इस्लामी ने इब्तिदा की, अब सारी पार्टियां आ गई हैं, आ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ये जो वजीर साहब थे ना, शाह साहब, नासिर शाह साहब, ये मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं। मैं इनको सुबह के टॉक शोज में भी सुनता हूँ, इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं ना कि जी मेरी इतनी बसें 20 फलां तारीख को आ रही हैं,
इनके ट्रायल उतार लें, ये कभी बल्दियात के वजीर, कभी ये ट्रांसपोर्ट के वजीर, कभी ये तर्जुमान होते हैं, कभी ये वजीर इत्तलात होते हैं। मैं नासिर शाह के अकेले का नाम ले रहा हूँ, वरना माशाल्लाह नाबगे तो बड़े हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी में। ये अकेले बहुत पक्के मुंह से जाके बातें करते हैं, ये हो जाएगा, लेकिन यही बातें अवाम के रास्ते भी निकालती हैं। बातचीत होनी चाहिए, हटदर्मी नहीं होनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी को रास्ता निकालना पड़ रहा है, वरना ये गुफ्तगू ही ना करते। बहरहाल एक अच्छी बात है, वो देखे ना फिक्स इट वाला भागा हुआ है, ढक्कन लगाने वाला, वो पता नहीं कहाँ गया, किसको ढक्कन वो एमएनए बनने के बाद से कराची के मतलब वो आलमगीर खान को ढूंढे, भाई कहाँ है फैसल भाई, ब्रिगेडियर साहब, कराची में उसे निकालें फिक्स इट को, कि जनाब का भी फिक्स होने का टाइम है, कि आप सिर्फ क्या पीटीआई के टिकट पे एमएनए बनने के लिए आए थे, कहाँ गए? कहीं पे कोई हकूक नहीं, अपने गवर्नर हाउस के सामने ही धरना दे दो भाई। विफाक ने जो 1100 अरब रुपए का पैकेज देना था वो कहाँ गया? ये दोनों तरफ से है, ना सिंध गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ना विफाकी हुकूमत, और दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और मीडिया पे मजे लेते हैं। बस कराची बेचारा तो यूं ही शहीद हो रहा है। एक बात यह जबरदस्त फिक्र है। मैं ये आमिर साहब कह रहे हैं कि आलमगीर खान को ढूंढे, हम यहाँ बैठ के इमरान खान को ढूंढ रहे हैं, हमें वज़ीर आज़म नहीं मिल रहा, आलमगीर की बात कर रहे हैं। वो कल भावलपुर आ रहे हैं, कल वो भावलपुर आ रहे हैं, बिल्कुल सिंध के बॉर्डर पे। वो चूंकि भावल शहजादा भावल शामिल हो गया ना, कैबिनेट भी नहीं हो रही, मैं इसीलिए कह रहा था वो बनी गाला में। तो आप ट्राई करें कि वहां से उठवा के जहाज को कराची भी ले आए। वो जो आपने बिठाए हुए ना ब्रिंस रोड की बिरयानी और वो क्या क्या खाने वाले बैठे हुए गवर्नर हाउस में, उन सबको ले आए कि खुदा का वास्ता है प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक में ले आए। जिस हल्के से इमरान खान ने कराची में इलेक्शन जीता है ना, उस हल्के में एक दफा भी इमरान खान ने दौरा नहीं किया। नहीं, उस हल्के में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये रिवायत नहीं है हमारे यहाँ एक्चुअली। इलियास साहब देखिए, अब कमाल है, जब जिता दिया तो बस खत्म। अपोजिशन की जानिब से एहतियात कीजिएगा। जो एहतजाज किया गया है उससे पीपल्स पार्टी, उस पर तो जो उनकी बातों से पता चल रहा है कि उनके वज़ीर बता रहे थे कि वो इस चीज़ पर डटे हुए हैं और किसी तरह से इनकी बात नहीं मानेंगे। जमात इस्लामी को उन्होंने पता नहीं कौन सा बाग दिखाया है जिसकी वजह से वो चले गए उधर से, लेकिन बहरहाल उन्होंने धरना दिया, एक तहरीक दी कि जी ये जो आवाम तक इक़्तिदार जो है थर्ड टियर तक जो जाना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है उसका सही मफहूम होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए कानून, ताकि कराची में जो एक अरसे से जो डेवलपमेंट के काम नहीं हुए तो वो काम होने चाहिए और इक़्तिदार लोगों तक मुंतकिल होना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल कर सकें। अब ये अगर इनको नहीं देंगे इख्तियारात वगैरह, नाज़म वगैरह, तो वो क्या करेंगे? वो इसी तरह घूमते फिरते रहेंगे और उनके कोई बात ही नहीं होगी, तो फिर ये तो फिर कोई इसका मकसद ही नहीं है, ये तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। बेसिकली काम तो उस तरह होना चाहिए कि इनको PFC के तहत जो भी फंड्स वगैरह मिलें उसके तहत तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपना काम करें, अपने इलाकों में यूनियन काउंसिल तक जो काम हो और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो लोगों के काम करें, इसका मकसद। अब ये नहीं करेंगे तो फिर देख लें, अब जो भी है सारी सियासी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आ रहे हैं, अब जो देखते हैं अब क्या करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो बैठ कर मुज़ाकरात करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने फिर उसी तरह रवैया रखा कि इनकी बात नहीं मानी तो फिर ये क्या करेंगे? हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो हालात मज़ीद ख़राब करने से बेहतर है कि इसे कराची एक बड़ा शहर है और यानी सिंध बड़ा सूबा है, उसको आवाम के मसाइल हल करने के लिए उनकी दहलीज तक लेके जाने के लिए ये काम करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर देखें ये यहाँ दमादम मस्तकलंदर होगा, इसी तरह लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होंगे। ठीक है रियाज साहब, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला महंगाई के मारे आवाम के लिए कितना रिलीफ? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि मुल्क में महंगाई खित्ते में सबसे कम है, लेकिन हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की खबरें आती हैं। ओगरा ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत तकरीबन 10 रुपये महंगी करने की सिफारिश की है। ताहम प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को रिलीफ देने के लिए ओगरा की समरी को मुस्तरद कर दिया फ़िलहाल के लिए और पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का उन्होंने फैसला किया। उधर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में भी 3 रुपये 12 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है, जिस पर नेपरा कल समाअत करेगा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि मिनी बजट के बाद भी महंगाई के तूफ़ान की बातें हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी नहीं इससे महंगाई आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो स्टेट बैंक के बिल की हम पहले भी बात कर रहे थे अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को मद्देनज़र रखते हुए, अब ये कहा जा रहा है IMF को गिरवी रख दिया गया। अब ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आवाम को आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा? आवाम को ये जो कहा जा रहा है कि नहीं सबसे सस्ता है इस वक्त पाकिस्तान, महंगाई नहीं है, कुव्वत ख़रीद लोगों की ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा आम लोगों को होगा?
सबसे पहले तो आप अपना वो इल्ज़ाम वापस लें। सर कौन सा? हुकूमत ने ये नहीं कहा था कि अवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने कहा था आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कभी भी नहीं पड़ता। आम आदमी को फ़र्क जिस दिन पड़ गया उस दिन इस मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस अभी तक की तारीख के लिए मुझे नहीं पता कि रात लेट बढ़ा दें, कल बढ़ा दें, 2 दिन बाद बढ़ा दें प्राइम मिनिस्टर साहब। नो डाउट इंटरनेशनल मार्केट में $91 पर बैरल से ऊपर प्राइसेस चली गई हैं पेट्रोल की, और इसको डेफर करना, बहरहाल मैं इस फैसले की तो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करूंगा कि ये एक अच्छा फैसला, एक सोच या एक चलें एक अवाम के हवाले से एक तर्स तो आया प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने ये सोचा तो सही कि यार वाकई कोई खास लोगों पे भी फर्क पड़ जाता है, पेट्रोल इतना महंगा ना करें। ठीक है, तो अगर तो ये 15 दिन को इसको खींच लेते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा रिलीफ है। अगर उससे पहले 2-4 दिन बाद हो गया तो फिर मैं अगले हफ्ते मुझे माजरत के साथ फिर तनकीद करना पड़ेगी। फिलहाल मैं तारीफ कर रहा हूँ, आपको तीसरे प्रोग्राम में माजरत करनी पड़े, पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल प्राइम मिनिस्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने बेहतरीन फैसला किया है, इसकी सताइश बनती है, लेकिन पहले भी ये वो कर चुके हैं। और फिर वो जो होता है ना CMLA, वैसे तो कहते हैं ना चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन साथ ही कहते थे कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर। तो हो सकता है वो यू टर्न की वजह से फिर ना हो जाए, क्योंकि 4 रुपए तो हर महीने वैसे भी बढ़ाने हैं IMF की शर्त पे, बाकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। बहरहाल एक हिम्मत वाला फैसला है प्राइम मिनिस्टर ने किया है। एक तरफ 95 पैसे जो बढ़ रहे हैं बेस प्राइस में IMF की शर्त के मुताबिक, वो अलग है, और 3 रुपए 12 पैसे। अब आप देख लें कि हम सितंबर अक्टूबर से 4 रुपए 3 रुपए हर महीने इजाफी ये भी देते हैं ओरिजिनल प्राइस। ठीक, तो वो जो बार बार हमें खुशखबरियां मिलती थी कि वो पैसे हम फ्यूल के कर लेंगे, एक तो ये सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा इन्हें, ठीक है, इस तरफ इन्हें तवज्जो करनी चाहिए, और आम आदमी की रिलीफ के लिए जो हो सकता है हुकूमत को करना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल आमिर इलियास साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये डिजास्टर होगा अगर इस वक्त इन एनवायरनमेंट के अंदर अगर ये पेट्रोल की और बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला जो है ये बहुत अच्छा है, एहसन है, बट इनको इंश्योर करेंगे कुछ अर्सा चले ताकि आवाम को एक्चुअल रियल में रिलीफ मिल सके। सही। फैसल साहब, ये तो पहले मैं एयाज साहब से दरखास्त करूंगा कि इन्होंने कहा ना मेरी बात गलत साबित हो गई तो मैं माजरत कर लूंगा, तो ये अपनी बात वापस ले लें, क्योंकि अगर माजरत गलत बात पे माजरत मैंने कहा फिर मजम्मत करनी पड़ेगी। आमिर साहब का माजरत की बात नहीं की, मैंने कहा फिर मजम्मत करनी पड़ेगी, तनकीद करनी पड़ेगी। वो हाँ, तो फिर आमिर साहब की तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना इनका तो माजरत पे चले जाएंगे, सारी बातें आज तक आमिर साहब की जो है गलत साबित हुई है। लेकिन ये हुकूमत ने अगर ये जी कंप्लीट कर रहा हूँ, देखिए ये महंगाई जो है वो अब ये पेट्रोल की कीमतें का बीच में बोलते हैं फिर ये भूल जाते हैं ना मसला क्या है बेचारे भाई का। अच्छी बात है, ये रोक लिए वो एयाज साहब वाली बात है, तो उसको मुस्तकिल बुनियादों पर ही रोके। ये ना हो कि 2 दिन के बाद बढ़ा दें, आज सब वाह वाह कर रहे हैं और 2 दिन के बाद जो है कीमतें रात के 2 बजे बढ़ा दें। सही। इलियास साहब, जी देखिए गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके उनसे टैक्सेस से ना वसाइल हासिल करें। तो इस वक्त मुश्किल था, लेकिन फैसला प्राइम मिनिस्टर ने ठीक किया, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।